लाइन इंटीग्रल। देखिए बहुत सारा इंटीग्रल आप पढ़े हैं ना, लाइन इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल। तो इन सभी में कहाँ फर्क होता है? वी हैव लॉट्स ऑफ इंटीग्रल वी हैव स्टडीड। 10+2 में आपने पढ़ा होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, नहीं? फिर आपने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है? देन वी आर हियर स्टडिंग लाइन इंटीग्रल। We have also studied surface integral, या पढ़ेंगे। We also studied double integral. We studied triple integral. हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। कहाँ फर्क बताइए? इतने सारे इंटीग्रल है, वेयर लाइज डिफरेंस? इन सारे इंटीग्रल में डिफरेंस कहाँ लाई करता है? वेयर लाइज द डिफरेंस अमंग ऑल दिस इंटीग्रल्स? कहाँ पे अंतर हो जाता है इन सारे इंटीग्रल के बीच में? वेयर डू यू फाइंड द डिफरेंस इन दीज इंटीग्रल्स? जैसे आपने 10+2 में पढ़ा होगा एफ डी एक्स ए टू बी, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। डबल इंटीग्रेशन हम लोग शायद पढ़े हैं। हाँ पूजा, तुम्हारा तो हो चुका है ये क्लास। तुम अगर रिवाइज करना तो करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। तुम्हारे क्लास में ये पूरा वेक्टर कैलकुलस हो चुका है, जो नए वाले बच्चों के लिए है। हाँ तुम्हारे क्लास में हो चुका है, ठीक है? तुम चाहो तो एग्जिट मार लो, ठीक है? हाँ सो वेयर लाइज डिफरेंस अमंग दीज इंटीग्रल्स? देखिए जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये आपका डबल इंटीग्रेशन है, तो इनमें फर्क कहाँ है? फर्क देखिए डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन में होता है कि आप किसके ऊपर इंटीग्रल कैरी आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है, देखिए कई सारा वर्ड होता है इसमें। वी कॉल दिस एक्स एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। dx को हम लोग वी राइट dx एज एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? f को हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं, we call f as integrand, ठीक है? Then we call a and b as limit of integration, इसको हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है? दिस होल थिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल, ठीक है? तो ये सब टर्म्स है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? f जिसका फंक्शन, जिसके टर्म्स में आप इंटीग्रेट करते हैं, उसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। dx क्या है? dx जो है, अच्छा इसके अलावा एक और टर्म है, वी कॉल इट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और वी कॉल इट डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए। डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? द रीजन टू विच x belongs to, the region to which the variable of integration belongs to is called domain of integration. तो अगर इस डेफिनेट इंटीग्रल का बात करें तो यहाँ जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो x है, मतलब f जो है x का फंक्शन है और उसके टर्म्स आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और x जिस रीजन को बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इट इज पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस लाइंग बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है? जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने जो लिखा है यहाँ पे, जो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, दैट इज पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस लाइंग बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। इन जनरल डेफिनेट इंटीग्रल में जो है, जो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, इट विल बी आइदर पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस और इट कैन बी होल एक्स एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे अगर डबल इंटीग्रेशन का हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, पहली बात यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक से अधिक होगा,
दो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, x एंड y आर द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड द रीजन टू विच x एंड y बिलोंग्स टू विल बी द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डबल इंटीग्रल का अगर बात करें, your region of integration will be either it can be whole xy plane or it can be part of xy plane, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो इट कैन बी होल एक्स वाई प्लेन और इट कैन बी पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स और वाई आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो सरफेस इंटीग्रल में जो है यू हैव द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बेसिकली सरफेस। जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा वो सरफेस है, जैसे आप लिखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस लॉ में। तो ये इंटीग्रल कहाँ इवेलुएट करते हैं, यू इवेलुएट इट ऑन गॉसियन सरफेस। तो ये सरफेस इंटीग्रल है, आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस के ऊपर ये इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं, मतलब गॉसियन सरफेस पे ई का जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये दिस इज इंटीग्रल इवेलुएटेड ओवर द सरफेस, सो वी कॉल इट सरफेस इंटीग्रल। डबल इंटीग्रेशन में बता दें, ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में यू हैव थ्री वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज इट कैन बी either whole three dimensional space or it can be a part of three dimensional space. वॉल्यूम इंटीग्रल में you integrate it over a volume, जैसे आप Q को लिखते हैं, राइट, चार्ज इनक्लोज्ड एज रो डी टॉ, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, you integrate it over volume. Am I visible, कामिनी? कामिनी, वो are you getting it? वो लिख रहे हैं, अभी तो लिख रहे हैं कुछ हम, so are you able to see it? हाँ ठीक है, ओके। सो ये वॉल्यूम इंटीग्रल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका यूज करते हैं और इसका भी यूज करते हैं। अब देखिए लाइन इंटीग्रल क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए इनमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है, डिफरेंस लाई कर रहा है आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा इट इज बेसिकली इंटीग्रल इवेल्युएटेड, इट इज इंटीग्रल इवेल्युएटेड ओवर an oriented curve. It is basically integral evaluated over the oriented curve. ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है हम लोग ये एक ओरिएंटेड कर्व पे इवेल्युएट करते हैं। We write it like this, f dot dr where r vector belongs to this curve C. ओरिएंटेड कर्व का मतलब होता है एक C हो गया, तो इसका दो ओरिएंटेशन हो सकता है, इट कैन बी आइदर दिस इट कैन बी और दिस। तो ओरिएंटेशन जरूरी है डिफाइन करना, बिकॉज ओरिएंटेशन पे इंटीग्रल का साइन डिपेंड करता है। अगर इस ओरिएंटेशन के लिए ये इंटीग्रल का वैल्यू +5 है तो ऑपोजिट ओरिएंटेशन कर देंगे तो -5 हो जाएगा, राइट। तो इट इज इंटीग्रल इवेल्युएटेड ओवर ए ओरिएंटेड कर्व, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, कॉल इट लाइन इंटीग्रल। सी कैन बी एनी कर्व ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन द स्पेस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन लाइन इंटीग्रल, यहाँ पर हम लोग को लाइन इंटीग्रल पढ़ना है, ठीक। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। वी हैव द टॉपिक कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। अब देखिए पहले तो आपको हम प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे हम लोग लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं। इफ सपोज वी हैव दिस इज द इंटीग्रल एंड C इज ओरिएंटेड कर्व, C जो है एक ओरिएंटेड कर्व है, जैसे ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया, दिस इज x y z and we have certain curve like this, say you have x1 y1 z1 and the other end point is x2 y2 z2 and we have oriented this curve, ठीक, कर्व को ओरिएंट कर दिया हमने। अब एक चीज समझिए आप, बिफोर यू गोइंग टू लाइन इंटीग्रल यू मस्ट नो समथिंग अबाउट कर्व्स आल्सो। कर्व्स देखिए, कर्व जो है वो कितना डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, और इन अदर वर्ड्स हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन द कर्व। कर्व पे कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, बता सकते हैं आप लोग? कर्व पे कितने वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट विल डिफाइन कि कितना डायमेंशन का ऑब्जेक्ट होता है कर्व। दो वेरिएबल, रूबल तुम बोल रही हो दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, एनीबॉडी एल्स? सब लोगों को लगता है कि दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर तुमको कर्व पे ऐसे एक
पोल लगा दें गौरव, बताओ, और एक ऐसे है पोल, ठीक है, आप देखे होंगे सर्कस वगैरह में ना, रस्सी पे लो चलता है, सपोज करो तुम ही खड़ा हो जाए ऐसे, अब हमको बताओ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज टेलिंग वन। अब अगर रस्सी पे आपको चलना है, इस कर्व पे मूव करना है, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है? कैन यू लेफ्ट राइट, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है? यू हैव टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायमेंशन में मूव करना है और कहीं नहीं जा सकते हैं। यही आप अगर स्फीयर पे रहेंगे, देन यू हैव, स्फीयर पे हैं तो यू कैन मूव along many direction in fact, but those many direction, out of those many directions you have only two independent directions, ठीक है, जिसको हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो दो डायमेंशन में हम लोग बोलते हैं कि on, if you are on surface you can move in two independent directions and other directions are simply linear combination of those directions. The surface is always two dimensional object and curve is always a one dimensional object. कर्व हमेशा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। और डायमेंशन का डेफिनेशन फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन का देखिए दो तरीके से एनालिसिस करते हैं लोग, एक तो होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने डायमेंशन का, वो अलग चीज है, लेकिन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स which are required to describe that system is called dimension of that object. तो कर्व पे हमेशा ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कर्व पे हमेशा ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो कर्व को जब डिफाइन करेंगे, जब भी किसी कर्व को डिफाइन करेंगे, so you need to have two equations of constraint। देखिए जो भी आप पढ़ते हैं कर्व, सरफेस, ये सब क्या है, एक कंस्ट्रेंट है। जैसे when you are moving on this sphere, then you are obeying the constraint, this constraint means when you are moving on this sphere you are having one constraint that your distance from the center is always a, ठीक है। जैसे दो तरह का हो सकता है, मान लो एक एंट है, चींटी है, चींटी सरफेस से मूव कर रहा है, तो उस पर उसका कंस्टेंट क्या, उड़ तो रहा नहीं है ये, तो इसका कंस्टेंट है कि उसका डिस्टेंस जो सेंटर से है वो फिक्स्ड है, तो ये कंस्टेंट है। उसी कंस्टेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। अब वेरिएबल्स आप तीन यूज कर रहे हैं, बट ये तीनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ना होके इन तीनों वेरिएबल पे एक कंस्टेंट है एंड दिस इज द कंस्टेंट। ये कंस्टेंट क्या कर रहा है, ये कंस्टेंट तीनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बना देता है। मींस अगर आप एक्स और वाई डिफाइन कर देते हैं इस पार्टिकल का, तो आपका जेड जो है इस इक्वेशन से डिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? सो व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ सरफेस, when you are moving on a surface you have only two independent variables, बाकी तीसरा वेरिएबल जो है वो सरफेस का इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। मैथ्स के लोग इसको सरफेस का इक्वेशन बोलेगा, फिजिक्स के लोग इसको कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलता है। तो वो कंस्ट्रेंट का इक्वेशन में दो वेरिएबल जब पुट करेंगे तो तीसरा वेरिएबल उसी कंस्ट्रेंट से निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं तो हम लोग का दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, हम लोग कोई पक्षी तो है नहीं कि उड़ते रहेंगे, तो हम लोग का एक्स और वाई इंडिपेंडेंट, एक्स और वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे रस्सी पे है तो उसका एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए ये सरफेस का हमेशा ही सिंगल इक्वेशन होता है, कोई भी सिंगल इक्वेशन एक्स वाई जेड में निकाल देंगे वो सरफेस का इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे अच्छा जरूरी नहीं कि सरफेस का इक्वेशन में तीनों वेरिएबल हो सकता है कि तीन के जगह पे दो ही वेरिएबल हो। जैसे आप सिलेंडर का इक्वेशन देखिए, लेफ्ट राइट कहाँ चलता है यार, रस्सी पे लेफ्ट राइट चलेगा, डाउन एंड लेफ्ट, लेफ्ट राइट नहीं चलता है ना, रस्सी पे ही चलेगा ना। लेफ्ट राइट में तो गिर जाएगा, जिधर उसका फेस होगा उधर ही चलता रहेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ना। सब जो रोप है, रोप पे तो व्हेन यू आर ऑन द रोप यू जस्ट हैव वन वे टू गो, कांट गो इन एनी अदर वे। हाँ आगे पीछे बोल सकते हैं बट वो अलग अलग डायरेक्शन नहीं काउंट होता है। मतलब इफ यू गो फॉरवर्ड एंड यू गो बैकवर्ड दे आर नॉट टू डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज वन इज द मल्टीपल ऑफ द अदर, जो एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन का माइनस टाइम्स है, ठीक है। रोप पे तो एक ही, कोई भी कर्व, रोप तो एक सिंपल एग्जांपल है, किसी भी कर्व पे यू जस्ट हैव वन वे टू मूव,
नो अदर वे, ठीक है। तो सरफेस, जब भी आप सरफेस पे होते हैं तो यू हैव आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, two of them are two of them are independent and one of them are dependent। दो इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इस स्फेयर का एग्जांपल लिया। जब आप सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर का एग्जांपल लेंगे, सिलेंडर पे भी आप देखेंगे कि आउट ऑफ सिलेंडर का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ ये। द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विल बी दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप कहेंगे सर्किल का इक्वेशन, नहीं ये सिलेंडर का इक्वेशन है। 3 डायमेंशनल स्पेस में दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। 3 डायमेंशनल स्पेस में ये इक्वेशन सिलेंडर का इक्वेशन होता है, ठीक है। एंड z कैन वेरी फ्रॉम माइनस टू प्लस इंफिनिटी। सिलेंडर जो मैथमेटिक्स में है इस टाइप का सिलेंडर हम लोग ड्रा करते हैं और इसका इक्वेशन ये होता है। अब देखिए सिलेंडर का इक्वेशन में z वेरिएबल नहीं है, ठीक है, z वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे तीनों वेरिएबल है। तो ये भी सरफेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कंस्टेंट है वो तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ पे यहाँ से सिर्फ 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। ये वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है और अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हमेशा ही इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आप स्फीयर पे चले जाएंगे तो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड ले सकते हैं, एक्स जेड ले सकते हैं। बट यहाँ पे you have two ways of choosing two independent variable। या तो आप xz इंडिपेंडेंट ले लीजिए या yz ले लीजिए। z तो आपका इंडिपेंडेंट है ही, x और y रिलेटेड है, तो x y में से कोई एक और इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, ठीक है। जब आप xy प्लेन में होते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x और y इन्वॉल्व नहीं है, सो x और y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी है किसी भी वेरिएबल का। किसी वेरिएबल को आप फ्रीज कर दिए तो उससे बड़ा डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए सरफेस पे तो हम लोग नहीं करना है, अभी हम लोग को कर्व का बात करना है। अब कर्व का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अगर मान लो 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें एक सर्किल दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, सो हाउ आई राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल? इस सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? ये सर्किल का इक्वेशन देखिए क्या लिखाएगा। द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन एक्स वाई प्लेन विल बी रिटन लाइक दिस। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। अगर सिर्फ इस इक्वेशन का बात करते हैं तो ये सिलेंडर का इक्वेशन है। सिर्फ इस इक्वेशन का बात करते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन है। और सर्किल इज नथिंग बट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर एंड दिस एक्स वाई प्लेन। तो हमेशा ही कर्व को मैथमेटिकली हम लोग जो है वी ऑलवेज सी कर्व एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। तो किसी भी कर्व को हम लोग दो सरफेस के इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलेंगे कि हम तो कई बार यही लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन आप वहां लिखते हैं या तो वो चैप्टर 2 डायमेंशनल सिस्टम का चैप्टर होगा, मतलब वो चैप्टर में 2 डायमेंशन ही डील कर रहे हैं आप, तो पूरे चैप्टर के ऊपर z इक्वल टू 0 एक इंप्लाइड कंडीशन होता है। जब आप 2 डायमेंशनल सिस्टम में बात करते हैं तो पूरे सिस्टम, पूरे चैप्टर के ऊपर आपका z इक्वल टू 0 एक इंप्लाइड कंडीशन होता है, तो हर जगह लिखने का जरूरत नहीं होता है। बट अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में बात कर रहे हैं तो अगर आप सर्किल का इक्वेशन सिर्फ ये लिखते हैं तो ये गलत होगा। ये सिलेंडर का इक्वेशन है, ये सिलेंडर का इक्वेशन है, बिकॉज ये इक्वेशन z को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। z को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि z इज फ्री टू गो फ्रॉम माइनस टू प्लस इंफिनिटी। और उस केस में सिलेंडर का इक्वेशन होता है। इन 3 डायमेंशनल स्पेस दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन 3 डायमेंशनल स्पेस यू मस्ट राइट z इक्वल टू 0 ओवर हियर। अगर आप इस सर्किल का बात कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेन से h हाइट ऊपर का सर्किल का बात कर रहे हैं then your equation will be not z equal to 0, it will be z equal to h. That will mean your circle lies in a plane or your circle lies at a height of h height from the xy plane. ये समझ में आ रहा है जी कैसे कर्व का इक्वेशन हमेशा ही दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। We always represent curve in 3 dimensional space by 2 equations, ठीक है। हमेशा कर, तभी आपका एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा ना, तभी आपका एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट मतलब 2 वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट होने के लिए आपको कंस्ट्रेंट चाहिए, 2 कंस्ट्रेंट चाहिए ना, तभी तो यू कैन हैव ओनली 1 वेरिएबल इंडिपेंडेंट।
सब लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज तो सबसे बेसिक चीज है जो कि आपको पहले समझना है, तभी हम लोग लाइन इंटीग्रल का बात कर पाएंगे। ठीक है, मस्ट अंडरस्टैंड कर्व, कर्व का बात पहले करेंगे। ठीक है, सो कर्व इज ऑलवेज कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस। In 2 dimensional space, you can represent curve by single equation because z equal to 0 is always a condition. वहां पे z equal to 0 जो है हमेशा ही एक implied condition है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो you understand the curve। अब हम लोग बात करते हैं लाइन इंटीग्रल का। Let's talk about line integral। पहले आपको हम प्रोसीजर बता रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, we are having this line integral। ठीक है, so you have a 3 dimensional space like this, things are moving like this, you have and this is x2 y2 z2, x2 y2 and z2। ठीक है, so c is the curve from x1 y1 z1 to x2 y2 z2। ठीक है, अब इसका सी एक डिफाइंड कर्व रहेगा, आपको दिया रहेगा कर्व। तो हमने बताया कर्व में दो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट होते हैं, दो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट होते हैं। तो कर्व का इक्वेशन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, कौन सा वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कर्व का इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है कि आप जेड को इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जेड यहाँ पे फ्रीज कर रखे हैं आप एक्स या वाई को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। तो कर्व का इक्वेशन देख के आपको आइडिया लग जाएगी कौन से वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज आपको। जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये आपको एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए, यही होगा मेरे ख्याल से 2a, नहीं ठीक है, 0 करो, x प्लस वाई इक्वल 0। यहाँ पे कर्व क्या है, यहाँ पे आपका एक स्फेयर है। ठीक है, और एक सेंटर से पास करता हुआ प्लेन है ऐसे। तो आपका जो कर्व होगा, x, दिस इज y, दिस इज z। ठीक है, तो y इक्वल x, ये आपका सर्किल हो जाएगा ना, इस तरह का सर्किल हो जाएगा आपका। ओके, सो x प्लस वाई इक्वल 0, मतलब सेंटर जो है इस स्फेयर का इस प्लेन पे लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप x या y या z तीनों में से कोई भी इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आप x y z में से किसी को भी इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आप z को इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते हैं। तो कर्व का इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वेरिएबल हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। तो सपोज करो, लेट x बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, let x be an independent variable। ठीक है, let x be an independent variable। now we can use the equation of curve। ठीक है, we can use the equation of curve to write y and z in terms of x। क्योंकि x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ कर्व को यूज करके आप y और z को x के टर्म में लिख सकते हैं, तभी इसको डिपेंडेंट बोलेंगे ना हम लोग। You'll be able to write y and z in terms of x। You'll be able to write y and z in terms of x। So dy would be f1 dash x dx and dz would be f2 dash x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए f दिया रहेगा आपको, f is what, f1 I cap, f2 j cap and f3 k cap। अब यहाँ पे f1 f2 f3 स्केलर कंपोनेंट्स हैं, और f1 f2 f3 अपने आप में ही xyz का फंक्शन हो सकता है। f1 f2 f3 जो है अपने आप में भी xyz का फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लो हम लिखे f is xy I cap, x square yz j cap, है ना, and z square x k cap। तो ये आपका f1 f2 f3 है। f1 f2 f3 अपने आप में ही स्केलर फंक्शन हो सकता है xyz का। ठीक, अब f डॉट dr करेंगे तो क्या आएगा,
R vector in general is xi cap, yj cap and zk cap. f dot dr क्या हो जाएगा? f1 dx, f2 dy and f3 dz. ठीक है. अब प्रोसीजर ये कहता है कि if you are choosing x as independent variable, you will be able to express y and z in terms of x. अब y z को x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, एंड हेंस यू विल बी एबल टू राइट dy and dz in terms of x. आप dy और dz को भी x dx इस तरह से लिख सकते हैं. तो अब क्या करेंगे आप जहां जहां आपको y और z यहां दिख रहा है उन सभी को f1x और f2x से रिप्लेस कर देंगे. जहां जहां आपको dy और dz दिख रहा है वहां पे आप इससे रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, dy को ऐसे रिप्लेस कर देंगे, dz को ऐसे रिप्लेस कर देंगे. जब ये पूरा काम आप कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? You'll get something like this. You'll get something like this. इस तरह से कुछ आ जाएगा ना? Is it not? In that case, once you do this, this will get converted into fx dx, and x goes from x1 to x2. So this is how you convert a line integral to a definite integral. इस तरह से आप लाइन इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही प्रोसीजर होता है. इन जनरल जो प्रोसीजर है लाइन इंटीग्रल कैरी आउट करने का वो यही है. Just make use of the equation of curve, right, to convert line integral into a definite integral. लाइन इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल कन्वर्ट कर देते हैं, आप इस डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. अब इसी में कई बार आप जैसे y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, then you will be able to write x and z in terms of y, right? You'll be able to write x and z in terms of y, and then this integral will reduce to this format, fy dy, and y will vary from y1 to y2. ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व देखना पड़ेगा और उससे पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं. अगर आप z को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो उस केस में फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा. और कई बार कर्व ऐसा दिया रहेगा कि इट वुड बी बेटर टू राइट ऑल x y z इन टर्म्स ऑफ फोर्थ वेरिएबल व्हिच इज कॉल्ड पैरामीटर. जैसे मान लो हम आपको ये इस टाइप का स्प्रिंग टाइप का स्पाइरल, क्या इसको बोलते हैं, हेलिक्स देते हैं ऐसे x y z. तो क्या इक्वेशन होगा हेलिक्स का बताओ? इस हेलिक्स को हाथ से प्रेस कर दें तो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा. हेलिक्स को अगर ऐसे प्रेस कर दें, हाथ से ऐसे दबा दें जोर से, तो इट विल कोलैप्स टू ए सर्कल. अच्छा, जब प्रेस कर रहे हैं तो यू आर नॉट चेंजिंग हाउ एक्स एंड वाई इज वेरिंग, यू आर जस्ट किलिंग जेड. आप जेड के वेरिएशन को किल कर रहे हैं ना. When you are pressing the helix downward like this, you are not changing how x and y is varying, you are just killing z coordinate. ठीक है. So x and y would be varying in the same way earlier and after also. So when you compress you to a circle, on the circle x vary like this and y vary like this. So this is exactly how x and y would be varying on the helix also. And z, as you are moving, as your theta is increasing, z keeps on increasing. So I can write z as b theta. So this can be the equation of helix. अब मान लो आपको हेलिक्स के ऊपर इंटीग्रल इवेल्युएट करने आ जाएगा, so it would be always better to put x y z in terms of theta, and theta is a parameter. उस केस में when you put x y z in terms of theta and dx dy dz in terms of d theta, this will go into f theta d theta. Theta will go from theta 1 to theta 2. समझ में आ रहा है ये चीज? प्रोसीजर क्लियर है? Is this procedure very clear to you? बताइए, इज दिस प्रोसीजर क्लियर? ठीक है. हमेशा ही हम लोग लाइन इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल कन्वर्ट करते हैं, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस व्हिच वी विल टॉक लेटर ऑन. एक्सेप्ट व्हेन योर f is conservative, you have easier way of doing it. उस केस में your line integral may not depend on the curve. So we'll see it later on. Okay, except for some specific kind of nice functions where your function is conservative
and your line integral does not depend on the curve you are choosing, okay, this is the usual procedure. उस केस में प्रोसीजर थोड़ा इजी हो जाएगा, but there are very few functions like this, but in physics you certainly come across those functions. तो उन functions का बाद में बात करेंगे, अभी तो लाइन इंटीग्रल हम लोग लर्न कर लिया जाए ना थोड़ा, ठीक है. Okay, so we can go to questions. Question कर सकते हैं हम लोग, नहीं? Let's go to some question on this line integral. Line integral देखिए important है for physics students. Come across line integral in electromagnetic theory quite often. You must know this. कोई डाउट है पूछ सकते हैं. नहीं डाउट है तो अच्छा बात है. ओके, क्वेश्चन लिखिए. I'm giving a simple question. If f is 3xy I cap minus y square j cap, determine the value of f dot dr where c is the curve y equal to 2x square in the xy plane from 0 to 1 2. ये सवाल देखिए. Let's do this question. If f is 3xy I cap minus y square j cap, determine the value of f dot dr where c is the curve y equal to 2x square in xy plane. देखिए यहाँ पे xy plane लिख दिया है. xy plane लिखने का मतलब है कि z equal to 0 is implied condition, इसलिए ये सिंगल इक्वेशन सिर्फ लिख रहा है, ठीक है. और एंड पॉइंट दे दिया है आपको 0 0 to 1 2. करिए इसको एक बार, ठीक है, करिए इसको. रूबल आ गया तुम्हारा -7/6. गुड, अच्छा है, यही आंसर है. देखिए, let me do it for you. Suppose we have this is the coordinate system. This is x, this is x and y. You have y equal to 2x square. Y equal to 2x square will be somewhat like this. ठीक है, 0 0 to 1 comma 2. So f dot dr, हाँ आ गया सब लोग का, बहुत बढ़िया. क्या वेरिएबल इंडिपेंडेंट लिए हैं इसमें आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिए हैं आप लोग? Which variable you have taken as independent? x को लिया है, आप चाहे तो y को भी ले सकते हैं, हम लोग y लेके करते हैं, ठीक है. You can even take y also. यहाँ पे तो आप फ्री हैं, x को ले लीजिए या y को ले लीजिए, ठीक है. अगर हम y लेके करते हैं, so x is say root y by 2, है ना. So dx will be 1 by root 2 and 2 root y dy. So this will be, x will be replaced with root y by 2 y, और dx को हम लोग क्या लिखेंगे? dy माइनस वाई स्क्वायर dy. तो ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा? ये √2 हो जाएगा, 3/4 y माइनस y स्क्वायर dy. So f dot dr
will become 3 by 4y minus y square dy, and y will go from 0 to 2. So this will be 3 by 2 minus 8 by 3. So 6, 9 and 16 minus 7. ठीक, तो आप इसमें तो फ्रीडम है. You can choose x as independent variable, you can choose even y as independent variable. You have the freedom. You may not have this freedom always. Okay. Okay. ये क्वेश्चन करिए. Question is evaluate the line integral f dot dr x plus 2y I cap j cap and c is a curve in xy plane consisting of the straight lines from 0, 0 to 1, 0 and then to 3, 4. ये क्वेश्चन करो यार. ठीक है, डू दिस क्वेश्चन. है 41/2 आया है. ठीक है, गुड. 20.5 ना. ठीक है आंसर आपका. बाकी लोग करिए. आपको ये लाइन दिया हुआ है 0, 0 to 1, 0. 0, 0 to 1, 0 is going to be this line. रेड पेन से कर रहे हैं. This is a line 0, 0 to 1, 0 and then from 1, 0 to 3, 4. ठीक है, 0, 0 to 1, 0. हाँ ठीक है सबका. And then you have 1, 0 to 3, 4. 1, 0 to 3, 4. ठीक है. अब देखिए एक चीज समझिए थोड़ा. एक टर्म होता है, we call it piecewise smooth curve. What do you mean by piecewise smooth curve? देखिए एक होता है स्मूथ कर्व, जैसे सर्कल है. दिस इज स्मूथ कर्व. ये स्मूथ कर्व है, एक पीस में स्मूथ है. ठीक है, और एक आपका ये कर्व है 0, 0 से 1, 0 और 1, 0 से 3, 4. ये पीस वाइज स्मूथ है. द कर्व लाइक दिस, ये पीस वाइज स्मूथ कर्व है. इट इज स्मूथ इन 4 पीसेस. इट इज स्मूथ इन 4 pieces. It consists of 4 pieces of smooth curve. The whole curve consists of 4 pieces of smooth curve. देखिए पीस वाइज स्मूथ क्या होता है. पीस वाइज स्मूथ में क्या है कि ये सिंगल पीस में स्मूथ है. सिंगल पीस में स्मूथ का मतलब ये है किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाते हैं, यू ऑलवेज हैव अ यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट. हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होगा. बट इन दिस केस यू डोंट हैव यूनिक टेंजेंट.
यहाँ पे क्या है, इफ यू अप्रोच दिस पॉइंट फ्रॉम दिस साइड, अगर आप इस पॉइंट को इधर से अप्रोच करते हैं, यू हैव दिस टेंजेंट। अगर इसी को इधर से अप्रोच करते हैं, यू हैव दिस टेंजेंट। ठीक है, ऐसे यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी यू हैव टू डिफरेंट टेंजेंट व्हेन यू अप्रोच दिस पॉइंट फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड। उसको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में बोलेंगे द कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स। फिजिकली कैसे दिखेगा, कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स होंगे, जो वहां पे कॉर्नर्स होंगे वो मतलब वो कंटिन्यूअस है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब होता है कि स्लोप यूनिक होना चाहिए, लेकिन स्लोप जो है वो आ, इसको लेफ्ट से इधर से अप्रोच करें तो अलग है, इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंजेंट अलग है। ठीक है, तो ये पीस वाइज स्मूथ है। तो जब भी आपका कर्व पीस वाइज स्मूथ रहे, तो उस केस में आप इसको इस तरह से ब्रेक कर देंगे। मतलब अगर मान लो इफ C consists of C1 and C2, if C consists of C1 and C2, C1 and C2 are two pieces of smooth curve, then you have to evaluate the line test separately on each piece. Why? It's because जो इक्वेशन होगा C1 C2 का वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों कर्व पीस अलग अलग पीस है। ठीक है, तो C1 C2 का इक्वेशन अलग अलग होगा। So the way you are relating y2x and y2x over here on C1 C2 will be going different. तो आप अलग अलग पीसेस पे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपका पीस वाइज स्मूथ, यहाँ कॉर्नर है देखिए। सो द कर्व कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, इन जनरल हम बता रहे हैं एक चीज। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया है। तो ऑन C1 एफ डॉट डी आर क्या आ रहा है आपका, एफ डॉट डी आर इज x प्लस 2y dx प्लस, ये पीस वाइज स्मूथ समझ में आ रहा है जी, पीस वाइज स्मूथ क्या बता रहे हैं हम। ठीक है, तो अलग अलग पे इवेलुएट करेंगे। C1 पे क्या है, ऑन C1 you can see that your y is dependent, you cannot take y as independent, no option, y is 0. So equating a variable to 0 is highest kind of dependency which you can have in mathematics. Y is 0, y you have killed y, आपने y को बिल्कुल किल कर दिया। ठीक है, and x is independent, y is 0, so dy will be 0. So your f dot dy will be simply x dx, and your integral f dot dr on C1 is going to be x dx from 0 to 1. It will be 1 by 2. On C2, पहले तो C2 का इक्वेशन निकाल लीजिए। कैसे इक्वेशन निकालेंगे, मैथ्स पढ़े होंगे 10+2 में। 10+2 में क्या पढ़े हैं आप लोग, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स से x1 y1 and x2 y2, then equation of y is given by y2 minus y1, ऐसे होता है ना। So here I'll take x1 as 1 and y1 as 0. So y minus 0, y2 minus y1 is 4 minus 0, and x2 minus x1 is 3 minus 1, x minus 1. So y is 2x minus 2. y is, तो आपके ऊपर है, आप x को भी इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, y को इंडिपेंडेंट ले लीजिए। Let's take x as independent. So dy would be 2 dx. f dot dr क्या बनेगा, f dot dr will be simply x plus twice of 2x minus 2 dx, and twice of y is 4x minus 4 minus x 2 dx. ठीक है, ये क्या बनेगा यार, 5x और यहाँ पे 6 5 11 11x minus 4 minus 8 12, ठीक, into dx. So f dot dr over C2 is going to be 11x minus 12 dx, and x goes from 1 to दूसरा पॉइंट क्या है 3, 1 to 3.
So it will be 11x square by 2 minus 12x. 1, 2, 3. 9 minus 1 is 8. 44 minus 24. 20. ठीक, it is 20. तो आपका C1 के ऊपर हो गया 0.5 और C2 के ऊपर 20 होगा, 20.5, 41/2. ठीक है, ये ठीक है, सबको क्लियर है? जो लोग नहीं किए हैं तो भी सब लोग कर लिए होंगे शायद. ओके, दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, ये मिटा दें. ठीक है, ये बोल नहीं रहे कुछ सब लोग. इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन करिए. फाइंड द value of x plus y square dx plus x square minus y dy taken in the counter clockwise sense along the closed curve C formed by y cubed x square and the straight line y equal to x. ये क्वेश्चन करो. Do this question. इस क्वेश्चन करिए. ट्राई मारिए. ठीक है, हम यहीं पे हैं. ठीक है, -1/84 आया ना. ठीक है, सही आया तुम्हारा. और किसी का आ रहा है? पहले तो देखिए कर्व बनाइए. जब भी कोई लाइन इंटीग्रल दिया रहे ना, पहले आप कर्व को प्लॉट करेंगे. y गुणा x लाइन तो इजी है. y गुणा x तो ये लाइन हो गया, लाइन हो गया. अब ये कर्व क्या है? y इक्वल टू x टू द पावर 2/3. 0, 0 से पास कर रहा है और इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 1 है. 1, 1 से भी पास कर रहा है. ठीक है, 1, 1 इस y गुणा x लाइन पे लाई करेगा. अब बताइए, ये जो कर्व है वो इस लाइन के नीचे होगा या ऊपर होगा 1, 1 तक? Will it be go like this or it will go like this? कैसे जाएगा बताओ? ये सही है या ये सही है? 1, 1 पे जाके इंटरसेक्ट तो करेगा ये. It will go below xy plane or it will go above xy plane. Which one will be correct? Above. How do you know it is above? Everybody understand why it is above? ये नहीं होगा. It will be this. है ना? कैसे होगा? देखिए, x when it is lying between 0 to 1, जब कोई भी संख्या 0 to 1 के बीच में होता है
तो उसका जितना हायर पावर लेंगे उतना वो छोटा हो जाएगा। तो 0 to 1 के बीच में बात कर रहे हैं, तो यहाँ है x to the power 1 और यहाँ है x to the power 2/3. So for a given x between 0 to 1, which y is higher? This is higher, क्योंकि ये स्मॉलर पावर है x का। 0 to 1 के बीच में x लाई कर रहा है, सो ये x to the power 2/3 है ना, x to the power 1 है। तो 0 to 1 के बीच में संख्या रहेगा, तो जितना हाई पावर लेंगे उतना वो संख्या छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x to the power 2/3 will lie above x to the power 1 for this. इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये लेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। बाकी कर लेंगे क्या, सब लोग का आ रहा है? आ रहा तो फिर छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। नहीं आ रहा तो करेंगे। कर पा रहे हैं सब लोग? बताइए, करें हम? कर लेंगे। Should I do it or you will do it yourself? विनय तुम्हारा 1/84 आ रहा है। चलो हम बताते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है यार, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ये नहीं होगा, ओरिएंटेशन ऐसे जाएगा, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलता है उसका उल्टा डायरेक्शन में, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, so let's call this as C1 and this call it C2। ठीक है, so on C1 y is x, y is x। तुमने कहीं डायरेक्शन तो उल्टा नहीं लिया है, ये डायरेक्शन लिया है, इसका उल्टा लिया है। विनय चेक करो एक बार, जो ओरिएंटेशन तुमने लिया है वो क्लॉकवाइज लिया है एंटी क्लॉकवाइज लिया है, क्योंकि माइनस प्लस का एरर जो है ना वो ओरिएंटेशन का ही एरर होता है। 1/84 आ रहा नहीं, आपने उल्टा ओरिएंटेशन लिया होगा। विनय, यू चेक इट, व्हाट ओरिएंटेशन यू हैव टेकन? हैव यू टेकन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? आपने जरूर क्लॉकवाइज लिया होगा, तभी आपका आंसर में एरर है माइनस प्लस का। प्लीज चेक इट एंड लेट मी नो। क्लॉकवाइज लिया है ना, इसलिए एरर है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज दिया है, तो कोई नहीं है, आपने क्लॉकवाइज ले लिया है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज का आंसर -1/84 हो जाएगा। क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के लिए 1/84 आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं, अब -1/84 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग इट। करें, छोड़ दे, दूसरा सवाल करते हैं फिर। किसी को कोई डाउट है? बोल नहीं रहे आप लोग। आगे चले, बाकी लोग यही चालू किए बस, कामिनी, दिव्या, विनय, दुर्गानंद जी कर लिए। ठीक है, गुड, ओके, सो लेट्स गो अहेड। Calculate f dot dr, where f is y square upon x square y square I cap, यहाँ लिखा f equals to y square upon minus x square upon j cap, where c is the semicircle
वाई स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, अब देखो यार ओरिएंटेशन नहीं दिया है ना सेमी सर्किल का, तो जब भी ओरिएंटेशन नहीं दिया है ना ऐसे तो दे देना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन वही है जिसमें ओरिएंटेशन डिफाइन कर रखा हो। तो अगर नहीं दिया रहे तो बाय डिफॉल्ट आप जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। ऐसे एग्जाम में आएगा तो दे शुड डिफाइन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डिफाइन करना चाहिए क्वेश्चन में, और अगर नहीं डिफाइन करे तो यू शुड टेक इट एंटी क्लॉकवाइज। करिए इसको ट्राई एक बार, ठीक है, करके मैसेज में लिखिएगा, हो जाए तो कोई दिक्कत है तब भी लिखिएगा। आ गया तुम्हारा, क्या आंसर आ रहा है? -4/3, चेक करते हैं एक बार। 4a/3 ना, -4a/3, ठीक है, ठीक है, -4a/3। ये आपको सेमी सर्किल पे इवेलुएट करना है। हाँ ठीक है दुर्गानंद जी, बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर ये मान लो आपका इक्वेशन ऐसे देता, फिर नीचे ड्रा करते हैं ना, इस केस में नीचे ड्रा करते हैं आप, ठीक है। सो ये f dot dr इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y को इंडिपेंडेंट लेने से अच्छा है कि आप पैरामीट्रिक फॉर्म में ले जाइए इसको, राइट। x एज a cos थीटा एंड y एज a sin थीटा, बेहतर रहेगा। हमेशा ही जब भी सर्किल वगैरह दिया रहे तो इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, माइनस a sin थीटा d थीटा, बताते हैं थीटा का लिमिट 0 से पाई होगा, एंड a cos थीटा d थीटा, तो y स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, a square sin square theta, and dx will be minus, and x square dy is x square is, and dy is upon x square plus y square is a square. So you have what? You have minus a sin cube plus cos cube theta, ठीक है, सही आ रहा है। Okay, and the limit will go from 0 to pi, ये आपका थीटा है। यहाँ पे लिमिट थीटा इक्वल 0 है क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट्स क्या है, a0, तो थीटा का क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये a0 हो जाएगा, थीटा इक्वल 0। यहाँ पे क्या है, माइनस a0, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट विल बिकम माइनस a, थीटा इक्वल पाई, ठीक है। तो 0 से लेके पाई तक जाएगा आपका, 0 to पाई, साइन क्यू थीटा, ठीक है, 0 to पाई। ओके, तो इसलिए माइनस a आप बता सकते हैं ये इंटीग्रल कितना होगा,
What will this integral equal to? Second integral क्या होगा? 0. Why 0? Because we have the result which says is twice of 0 to a fx dx. नहीं, odd नहीं है. Odd तो odd कहाँ है? तो even function होता है. cos q थीटा तो even function है. ये लगाएंगे आप. f 2a minus x is fx and 0 if f, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. और तो बल्कि ये है तुम्हारा. ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, ये 0 हो जाएगा. And using the same identity, I can say it is twice of 0 to. ठीक. Okay, so how you evaluate this? कैसे evaluate करेंगे इसको? Sin cube theta d theta, how do you evaluate this? रूबल कैसे करोगी इसको? Sin cube theta d theta को evaluate. सर साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा में ब्रेक कर देंगे. हाँ ठीक है, कर सकते हैं, बट मतलब माइक बंद कर लो, हम बताएं थोड़ा कुछ. ये जो sin 3x वाला फार्मूला जो है ना, ये मतलब यूज करेंगे तो आ जाएगा आंसर, बट मतलब डजंट लुक गुड. थोड़ा बड़े हो गए ना, तो आप यूज कीजिए ये. मतलब कोई देखेगा तो कहेगा कि बच्चा लोग है सब. साइड देखिए, ये यूज कीजिए. मेक ए हैबिट ऑफ यूजिंग गामा फंक्शन. गामा फंक्शन का यूज करिए. ठीक है, जहां भी आपको साइन और कॉस वाला फंक्शन आता है, मेक यूज ऑफ गामा फंक्शन. इसका यूज करिए आप. ठीक है, तो व्हेन यू यूज साइन क्यू थीटा 0 to pi by 2, your p is 3 and q is 0. तो p 3 होगा तो 3 plus 1 by 2 is gamma 2. q is 0, so 0 plus 1 by 2 is gamma 1 by 2. And you have 3 plus 0 plus 2, 5 by 2. Okay. Now you make use of this property. Gamma n is n minus 1, gamma n minus 1. Okay. So if I make use of this property, and you know gamma n is n minus 1 factorial if n is positive integer. There are two positive integers, so gamma 2 will be 1 factorial. 1 factorial is 1. And you have twice, and we'll make use of this. So this will be 3 by 2, gamma 3 by 2, and gamma 3 by 2 will be 1 by 2, gamma 1 by 2. So gamma 1 by 2, 1 by 2 will cancel out. 2 will cancel out. And he have here minus 2a into 2 by 3. So this is minus 4a by 3. ठीक है, ऐसे इसको ओके. लेट्स गो अहेड, एक और सवाल करते हैं. मिटा दें इसको. इसको मिटा दें. ये क्वेश्चन करिए. A particle moves counterclockwise along the circle. नहीं, along the curve. Three x square plus y square equal to 3.
from 1 comma 0 to a point P. Under the action of the force Fxy equals to x by y I cap and y by x j cap. How many locations of P are there? How many locations of P are there? P are there such that the work done by F is 1. Work done by F is 1. ये सवाल करिए. आपको एक कर्व दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और इस कर्व में 1 0 से पॉइंट पी पे मूव कर रहे हैं. पी भी कोई पॉइंट होगा कर्व के ऊपर. ठीक है. आपको निकालना है कि पी के कितने ऐसे लोकेशंस हो सकते हैं, कितने पी ऐसे पी पॉइंट हो सकते हैं सच दैट work done by force F from 1 0 to that point P is 1. How many such locations of P are there? How many such point P are there? इसको भी जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना. ठीक है, करो इसको एक बार. कोई दिक्कत हो बताना. निकल रहा है. You have x and y. ये आपको जो दिया हुआ है वो क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1 है ना. यानी ये आपका इस टाइप का इलिप्स होगा ना, वर्टिकल इलिप्स टाइप का होगा. तो डायग्राम और बढ़िया बनेगा. You have here 1 0 and here it will be 0 root 3. ठीक, ये पॉइंट P मान लो. So this equation of curve can be written as what? In general आप 10+2 में पढ़े होंगे कि अगर इस टाइप का इक्वेशन है इलिप्स का, तो you write x as a cos theta and y as b sin theta. तो यहाँ पे a आपका 1 है तो x will be what? X will be 1 cos theta and y will be root 3 sin theta. So dx will be minus sin theta d theta. रूबल तुम्हारा ठीक आ रहा होगा मेरे ख्याल से. 2 पॉइंट आ रहा है ना, मतलब हाँ 2 पॉइंट आ रहा है तो ठीक है, ठीक होगा मेरे ख्याल से. 2 पॉइंट आएगा, 2 ऐसा पॉइंट आएगा. ठीक क्यों? ठीक है. अब f डॉट डी आर करेंगे तो ये आएगा क्या? x by y dx and y by x dx. So x is what? Cos theta. Y is root 3 sin theta. And dx is minus sin theta d theta. Y by x क्या होगा? Root 3 sin theta cos theta and dx is गलत लिख दिया नहीं, y ना dy.
So this will be √3 cos थीटा d थीटा। तो ये बन जाएगा आपका, ये cos थीटा कट गया, तो ये आ गया क्या, sin थीटा कट जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 1/√3 cos थीटा d थीटा। सही है ये? ठीक होगा, है ना? ओके, फाइन। सो हम लोग को देखना है कि कितना ऐसा पॉइंट है सच दैट f डॉट dr इज 1। f डॉट dr जो है 1 आ रहा है। वर्क डन, मतलब वर्क डन ऐसे लिखते हैं ना, वर्क डन लाइन इंटीग्रल, बेसिकली वर्क डन बाय फोर्स f in moving from point A to B is basically line integral of f dot dr from A to B। तो f dot dr करेंगे तो क्या आएगा, 3 sin थीटा माइनस 1/√3 cos थीटा d थीटा, और 1 0 पे थीटा का क्या वैल्यू होगा, देखो 1 0 आने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थीटा को 0 पुट करोगे तो x = 1, y = 0 हो जाएगा। टू दिस थीटा, जनरल पॉइंट एक्स वाई ले रहे हैं, तो एक्स वाई का जो कोरस्पोंडिंग पैरामीटर है वो थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। ठीक है, माइनस 3 cos थीटा and sin theta 0 to theta is 1। So this will be 3 cos theta 1/√3 sin theta plus 3 equals to 1। Okay, fine। So अब क्या है, रेडिकल हटाना है हम लोग, we don't write this radical। So you have here 1/√3, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 minus 3 cos theta equals to 1/√3 sin theta। इसको अलग कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए तो √3 हट जाएगा, 4 minus 9 cos square theta 12 cos theta। तो इसको भी साइन cos थीटा के फॉर्म में लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 12 27 cos square थीटा 36 cos थीटा और 1 minus cos square theta। तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज, क्या आ जाएगा भाई, 26 cos square theta प्लस 36 cos थीटा माइनस 11। ठीक है रूबल, मैच कर रहा है मेरा भी, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, अब cos थीटा निकालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि 2 थीटा होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा जो cos थीटा जो आना चाहिए वो -1 से +1 के बीच में चेक करना पड़ेगा ना। तो कर लेंगे इसको, क्या क्या आएगा, कैसे ब्रेक करेंगे, और इसको हम लोग को ऐसा ब्रेक करना है कि 26 × 11 आ जाए ना। ये हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर 28 cos square theta 28, हाँ हाँ हाँ, यहाँ गलत लिख दिया नहीं, यहाँ प्लस होगा। हाँ ठीक बोल रहे हो यार, तभी हमको लग रहा था कि कुछ गलत है। 36 cos theta माइनस, हाँ हाँ हाँ, अब सही हो जाएगा।
आ नहीं रहा, सर 11 अब आ प्लस जाएगा, अब 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 गुने 11 है, तो ये 2 गुने 14 गुने 11 हो गया, तो 22 और 14 हो जाएगा, ठीक 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 ठीक। कुछ एरर समझ में आ रहा था हमको। अब इसको कर लीजिए, 2 cos थीटा बाहर आ जाएगा, 14 cos थीटा माइनस 11 हो गया, और ये हो गया 14 cos थीटा माइनस 11 इक्वल 0। तो ठीक है, बिल्कुल तुम्हारा बहुत सही आया था, 1/2 और 11/14, और दोनों ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, ठीक है। दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, मतलब थीटा का वैल्यू आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। ठीक है, 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, एक क्वेश्चन और करिए, ये आज का क्लास खत्म हो जाएगा हम लोग का। देखिए, the question is, find the circulation of the field। सर्कुलेशन मतलब होता है लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अगर आपका कर्व क्लोज्ड है, मतलब लूप है, तो उसको हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। when you are carrying out line integral over a closed curve, then it is called circulation, ठीक है। y³ minus x³, ठीक है, around the curve C, where C is the intersection of the sphere (25) and the plane the orientation of the curve C is counterclockwise when viewed from above। ये सवाल करिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम लोग क्लास ओवर हो जाएगा। इसको करिए। कर रहे हैं इसको। हो रहा है। ये देखिए, स्फेयर है और ये प्लेन है, इनका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 256 पाई। एक सेकंड को बुक देख के बताते हैं। 128 आ रहा है, हाँ 128 पाई, 128 पाई आ रहा है, ठीक है, इसको कर देते हैं। पहले हमें स्फेयर ड्रॉ कर ले, स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक स्फेयर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, ये स्फेयर हो गया। नाउ यू हैव
So z axis, x axis, y axis, y axis हो गया. So let's call it x, y, and z, and you have a plane at z equal to 3. ठीक है, z equal to 3 मतलब xy plane से 3 height पे plane है. So this is the curve of intersection basically. This is a sphere, this is a plane, and C is the intersection of the sphere and the plane. So this is your circle. Sphere को किसी plane से cut करेंगे तो circle ही आएगा. ठीक है. So what is the equation of the circle? Equation of circle can be this. Together लिख सकते हैं. और z equal to 3 है तो इसको थोड़ा change भी कर सकते हैं. This will be a circle of, if I put z equal to 3 over here, it is circular radius 4 basically. तो इस सर्कल पे I can write x as 4 cos theta, y as 4 sin theta, and z equals to 3. So dx will be minus 4 sin theta d theta, dy is 4 cos theta d theta, and dz is 0. Okay. So we can evaluate f dot dr and convert it in terms of theta. पेन नहीं चल रहा है मेरा. हाँ, अब चलने लगा. So let's do it. F dot dr would be, f dot dr is minus x square y dy, sorry, x square y dx, xy square dy, and y square minus x square dz. तो dz तो 0 हो गया है. अब क्या था यार, x को हमने क्या लिया था, we took 4 cos theta and y was 4 sin theta. So dx was minus 4 sin theta d theta and dy was 4 cos theta d theta. इसको यहाँ पुट करिए. 16 cos square theta, 4 sin theta, minus 4 sin theta d theta. X is 4 cos square 4 cos theta, y square is 16 sin square theta, and dy is 4 cos theta d theta. ठीक, कितना आ जाएगा, 256 sin square theta cos square theta d theta. ये कितना आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, d theta. ठीक, so it comes to a 512. So we have to इसको पूरे सर्किल के ऊपर इवेलुएट करना है. So your theta will vary from 0 to 2 pi. अब अगेन वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे. fx dx 0 to 2a is twice of fx dx 0 to a if f 2a minus fx. इसको 2 बार लगाएंगे. ठीक है, 2 बार लगाएंगे तो पहले 0 to pi होगा, फिर 0 to pi by 2 हो जाएगा. और ये कितना आ जाए, 512 1024 2048 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta 0 से लेके pi by 2. ठीक है, तो गामा फंक्शन लगा देंगे. p आपका 2 है, 2 plus 1 by 2 is 3 by 2.
क्यू भी 2 है, 2 + 1/2 3/2 एंड 2 + 2 + 2/2 3। ठीक है, और गामा 1/2 रूट पाई होता है, ध्यान दीजिए, याद भी रखिए इसको। ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 1/2 गामा 1/2 एंड 2 × 2। ठीक है, तो ये रूट पाई, ये रूट पाई, पाई बन जाएगा और 16 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 128 पाई। ठीक है, सबका आ रहा है। ओके, तो आज यहीं हम लोग रुक जाते हैं। कल का क्लास जो है मॉर्निंग 8 to 12, ठीक है, we will be studying magnetostatics and 7 to 9 हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम हो जाएगा तो गॉस डायमेंशन शुरू कर लेंगे। ओके, दैट इज टुमारो शेड्यूल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।